हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 10th क्लास की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? मेटल्स क्या होते हैं और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं नॉन मेटल्स के, वो मेटल से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो, हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से, मतलब एनसीईआरटी से क्या करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले देखो, हमने क्या देखा था, हमने 9th क्लास के हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 10th क्लास के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें 9th क्लास में हमारा सबसे पहला चैप्टर था मैटर इन सराउंडिंग अस। ठीक है, इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो वो मैटर जो हमारे आसपास है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग के आसपास है, तो वहाँ पे हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया था, कि मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने किया था सबसे पहले 2 बेसिस पे। एक था फिजिकल नेचर या फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम बोल दें। ठीक है, और एक था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन था हमारा। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि भाई कोई भी जो मैटर है वो फिजिकली कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और उसका मास क्या है ना, और उसकी स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमने देखा था। स्टेट्स ऑफ मैटर के बेस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ठीक है, 3 पार्ट्स बनाए थे हमने। इसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं कि भाई केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी शो करते हैं, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, ये सब उसके अंदर किस में आती हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने 2 तरीके से किया था, एक प्योर और एक था हमारा इम्प्योर। ठीक है, अब प्योर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है हमारा प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्स था, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, 3 फॉर्म में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। मेनली मेटेलॉइड्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। इससे पहले भी हमने सेकंड चैप्टर 9th क्लास के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में जाना था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इम्प्योर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता था होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है हमारी मेटल और किसकी, नॉन मेटल्स की, जो मैं तुम्हें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी की बुक में ही। जो हमारा केमिस्ट्री का ये 5th चैप्टर है, उसमें क्या हो रखा है कि ये हमें पीरियोडिक टेबल दे रखी है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल्स में इसमें क्लासिफिकेशन कर रखा है एलिमेंट्स का, कि देखो जो ग्रीन कलर में हमें दिख रहे हैं ना, वो क्या है, हमारे सारे मेटल्स हैं। ठीक है, क्या है, हमारे मेटल्स हैं सारे। जो पिंक में है, पिंक कलर में ये लाइंस हैं, जो ये क्या है, हमारी मेटेलॉइड्स हैं। और नॉन मेटल्स हैं वो कौन से हैं, हमारे
जो हमारे किस कलर में है, येलो कलर में शो हो रहे हैं, तो वो कौन से हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल्स है उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलर दिख रहा है भाई, ग्रीन कलर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उस वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर कैसी है, मेटल्स हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स हैं। और जो मेटेलॉइड्स हैं ना वो क्या हैं, गिने चुने 5-7 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने वाले एलिमेंट्स एक बाउंड्री लाइन के द्वारा, ठीक है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या है, प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। और इनके जो करैक्टरिस्टिक्स है ना वो भी मेटल्स और नॉन मेटल के करैक्टरिस्टिक्स से मिलते जुलते ही रहते हैं मेनली। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल, या मैं बोल दूँ जो हमारे नॉन एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स, उनमें जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है, वो मेटल है, ठीक है। और फिर उसके बाद है नॉन मेटल और फिर है मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो ये था कि हमारे आसपास या सराउंडिंग में जो मेनली पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो किस फॉर्म में, मेटल फॉर्म में होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, मेटल होता है, ठीक है। तो अब देखो हम एनसीईआरटी से हमारा चैप्टर देखते हैं, 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या दे रखा है इसमें कि इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। हमने 9th क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन भी देखा था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाई एज मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का, जिसको हमने फिजिकल और केमिकली क्लासीफाई किया था। उसके बाद हमने उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने देखा कि हमने उनको प्योर और इम्प्योर फॉर्म में क्लासीफाई किया सबसे पहले, ठीक है। प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, और एलिमेंट्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं हमारे, वो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, और वो एलिमेंट्स की कैसी फॉर्म होते हैं, प्योर फॉर्म। यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं वो अपनी किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हम कि हमने उसको क्लासीफाई कर दिया मेटल्स एंड किस में, नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ, ठीक है। अब सोचो कि क्या क्या हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो हमारे काम में आते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी है, किस बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज करोगे एलिमेंट्स को कि ये भाई मेटल्स है और ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ दीज एलिमेंट्स, और ये प्रॉपर्टी कैसे रिलेटेड है इन एलिमेंट्स के यूजेज से, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टी इज डिटेल। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की मेनली, और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैसी प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले तो कैसा क्लासिफिकेशन होता है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि भाई वो किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं। फिजिकली मतलब कि फिजिकली कोई भी चीज़ सामने है हमारे, ठीक है, वो दिखने में कैसी दिख रही है, तो ये क्लासिफिकेशन उसका कैसा होता है, ये प्रॉपर्टीज उसकी कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसा कि मैंने तुम पहले के चैप्टर्स में मैं बता चुकी हूँ फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बात करें हम, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब हम क्या करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग करना,
और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनसीईआरटी में 3.1 से लेके 3.6 तक क्या दे रखी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या होती है। तो इसमें हम क्या करें कि कुछ सैंपल्स ले लें मेटल्स के, जिसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजिली अवेलेबल, जो तुम्हारे पास क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो, ऐसा कुछ क्या ले लो, जो मेटल्स आपके पास अवेलेबल हो जाए वो मेटल ले लो, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 3.1 है, इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है एक्टिविटी 3.1 में कि टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, ठीक है। क्या लो सैंपल में, आयरन यानी कि Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, और उनकी अपीयरेंस को चेक करो सैंपल के कि भाई वो कैसे दिखते हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन, ठीक है। अब पहले तो वैसे ही नोट करो, फिर उसके बाद क्या करो भाई, उसको रब करो सैंड पेपर से और अब उसकी अपीयरेंस नोट करो। तो क्या होता है, metals in their pure state have a shining surface. This property is called metallic luster, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, जब मेटल अपनी प्योर फॉर्म में होता है ना तो उसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग करती है, उसकी सरफेस शाइन करती है ना। और ये शाइनिंग प्रॉपर्टी ही मैटर की, उसकी मेटल की क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखो कुछ भी ले लो, जैसे सोना है तो क्या है हमारा, गोल्ड है, मेटल है तो उसकी सरफेस देखो कितनी शाइन करती है ना। चांदी है कितना शाइनिंग करती है सरफेस। इसी तरह से कॉपर या एल्यूमिनियम है तो सबकी सरफेस में, मेटल की सरफेस में क्या होती है, शाइन होती है, यानी कि वो चमकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मेटल की, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। एक्टिविटी 3.2 क्या है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metal with a sharp knife and note your observation, ठीक है। क्या करना है, कुछ मेटल्स लेने हैं और उनको नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सावधानी बरतने के लिए बोला गया है कि भाई क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब क्या करो, फिर उसके बाद पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ। तो ये मेटल्स लो, उसको वॉच ग्लास में रखो और उसके बाद उसको नाइफ से कट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या ऑब्जर्व कर पाते हो, क्या तुम सारे मेटल्स को नाइफ से कट कर पाते हो या कुछ मेटल्स को कर पाते हो, या कुछ मेटल्स को इजीली कट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। तो क्या ऑब्जर्व करते हो आप इस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब आप डेली लाइफ से ही देखो, क्या आप लोहे को कट कर सकते हो नाइफ से, नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब ना ही हम कॉपर को कट कर सकते हैं इजीली, है ना। और मतलब हमारे आसपास मेटल की अगर मैं बात करूँ, कुछ मेटल्स इतने हार्ड्स होते हैं कि जिनको नाइफ से कट नहीं कर सकते, जबकि कुछ को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं नाइफ की हेल्प से। तो मेनली मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं ना। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। देखो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ऐसा तो मैंने बोला जनरली हार्ड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नहीं। कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिन्हें नाइफ की हेल्प से काटा जा सकता है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये हार्डनेस भी मेटल टू मेटल क्या करती है, वरी करती है। भाई लोहा बहुत हार्ड होता है ना, एल्यूमिनियम भी, कॉपर थोड़ा कम हार्ड होता है। वैसे ही हम बात करें पोटेशियम और सोडियम की तो उनको नाइफ की हेल्प से काटा जा सकता है। तो जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.3 देखते हैं हम। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ठीक है। क्या करना है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के पीसेज लेने हैं। उसके बाद क्या करना है कि इनको क्या करना है
कि इन पीसेज को क्या करना है, हमने हैमर की हेल्प से इसके ऊपर 4-5 बार स्ट्राइक करनी है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से मारना है। वाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप? रिपीट विद अदर मेटल्स, इसको भी अदर मेटल के साथ, मतलब डिफरेंट एटम मेटल के साथ इसको रिपीट करो और रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। अब देखो आसपास भी आपने जो हमारे मतलब ये एक्चुअली जो ये लोहार वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं, आपने आसपास कहीं भी मतलब कहीं लोहे की ऐसी शॉप पे, तो कहीं पे मतलब लोहार वगैरह जो ये अपने औजार वगैरह बनाते हैं, तो इनको पीटते हुए देखा होगा लोहे को। तो क्या होता है कि जो लोहा होता है ना, वो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने लोहे के ऊपर मारा और वो टूट गया, नहीं, वो अपनी क्या कर लेता है, शेप चेंज कर लेता है, ठीक है, वो कभी भी टूटता नहीं है। और एक पतली सी सीट में भी ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो सकता है जब ज़्यादा इसके ऊपर मारा जाए, ठीक है, हैमर से स्ट्राइक किया जाए। तो यही प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो क्या सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारे मेटल्स में ये प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स में ऐसा होता है कि जब हम पीटते हैं, हैमर के हेल्प से स्ट्राइक करते हैं उस पर, तो वो एक पतली सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी, ठीक है। और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना, वो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं, है ना। वो पतली से पतली सीट के अंदर भी क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तभी तो हमने इससे पहले पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, तो उसमें भी रदरफोर्ड ने भी किसकी फॉइल का यूज किया था, गोल्ड फॉइल का। क्यों? क्योंकि गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है और उसे पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है इजी वे में, ठीक है। अब देखो, अब बात करती हूँ मैं एक्टिविटी 3.4 की। क्या है, कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, है ना, विच ऑफ द अबाव मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, है ना। अब ये जो हमने मेटल्स लिए हैं, क्या ये मेटल्स को आपने कभी देखा है कि ये वायर की फॉर्म में प्रेजेंट हो? तो हाँ भाई, जो हमारे वायर्स होते हैं घर में बिजली के, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम के भी कहीं कहीं पे वायर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या इन मेटल्स को वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ भाई, वायर की फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। और ये प्रॉपर्टी कि जब हम किसी मेटल को एक वायर, एक पतली लाइन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है ना। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। जब मेटल्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको हम एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं हम। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि गोल्ड यहाँ पे क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, इसको पतले वायर में ढाला जा सकता है ना। और इसमें मतलब आप लोग सरप्राइज होंगे, इसमें बोला गया है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है। तो देखो, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी और क्या क्या, डक्टिलिटी, और इसकी हेल्प से ही हम किसी भी मेटल्स को जो हमें चाहिए वो शेप दे सकते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, क्या आप बता सकते हो? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, है ना, आयरन हो गया, तो इससे हमें क्या, कॉपर हो गया, है ना। तो ये इन मेटल से हमारे क्या बनाए जाते हैं, कुकिंग वेसल्स, यानी कि जिसमें खाना बनाया जाता है, कढ़ाई, फ्राई पैन वगैरह, तो इसका इन मेटल्स का यूज करके वो बनाए जाते हैं।
डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? हाँ भाई, क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, इनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ एक्टिविटी है जो हमें इनका आंसर देगी। खाना बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? हीट का कंडक्शन करना होना चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और ऐसी। तो देखो, एक्टिविटी 3.5 में लिखा हुआ है, टेक ए एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। ठीक है, एक क्या लो, एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर लो, और उसमें दिखाए अनुसार, जैसे इसमें ये कर रखा ना कि ट्रेंड की हेल्प से और कैम की हेल्प से यहाँ पे क्या करो, एक वायर लो, ठीक है, मेटल का वायर लो, और यहाँ पे क्या करो, एक वैक्स की हेल्प से एक पिन को चिपका दो, और यहाँ पे क्या करो बेटा, यहाँ पे बर्नर की हेल्प से यहाँ पे हीट करो इसको। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो वैक्स है वो पिघल गई, और ये पिन क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे हीट दी थी, वो हीट यहाँ से इस कोने तक पहुँच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो अबाव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? हाई होता है ना। हमने बहुत देर तक गर्म किया तब जाके ये हुआ, तो उसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट्स यानी कि लोहे को हम थोड़ा सा गर्म किया और वो पिघल जाएगा, नहीं, उसको बिल्कुल मतलब रेड हॉट भी कर देंगे, उसका एक बहुत मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और वो इजीली क्या नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होते हैं मेटल्स, तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, और वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल्स में हीट का, तो वो आएगा किसका नाम? सिल्वर, Ag, और दूसरा हमारा कौन सा है? कॉपर। ठीक है, तो ये बेस्ट कंडक्टर है। तो डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हो गया हीट के लिए कि जब हम हीट करते हैं तो क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर मतलब कंडक्टर का काम क्या होता है? जैसे बस में कंडक्टर होता है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो कंडक्टर से ही बना है कंडक्टिव वर्ड। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 3.6 क्या है? एक्टिविटी 3.6, इस तरीके से हमने एक बैटरी लेनी है। ठीक है, और बैटरी से क्या करना है कि ये दोनों क्लिप जोड़ देनी है यहाँ पे, और ये वायर की हेल्प से यहाँ पे एक बल्ब जोड़ देना है, और यहाँ पे स्विच है। ठीक है, अब इसको खुला छोड़ देना है, दोनों क्लिप्स जो हमने लिए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, कभी आयरन, कभी कॉपर, कभी जिंक लेके उनके वायर्स इनके बीच में रखे जाएंगे, क्लिप्स के बीच में। और अब हम स्विच ऑन करके देखेंगे कि क्या ये सर्किट पूरा हो रहा है, और सर्किट कब पूरा होगा? जो भी मेटल्स हमने इनके बीच में रखी है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर सकती हैं या प्रवाहित कर सकती हैं, तो क्या होगा कि ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ कि भाई वो क्या है, कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारी एक्टिविटी 3.6। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे होम्स वगैरह में जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि इसका दूसरा नाम है PVC, और ये क्या होता है कि रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H5CHCl। ठीक है, ये आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो क्या है, उसके ऊपर क्यों कोटेड की जाती है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड की वायर्स के ऊपर, ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे जब हम छुएं तो उसको। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। अब देखो कि जब कभी आपने देखा है मंदिर वगैरह में जाते हो, है ना, तो आप क्या करते हो? घंटी बजाते हो। ठीक है, तो घंटी बजाते हो तो क्या होता है कि एक आवाज़ सुनाई देती है जब आपस में मेटल टकराते हैं, किसी हार्ड सरफेस से वो मेटल टकराते हैं।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी कि एक आवाज़ निकलती है ना। तो यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, सोनोरस। यानी कि जब मेटल्स को मेटल से आपस में टकराया जाता है या हार्ड सरफेस से टकराते हैं मेटल्स, तो एक आवाज़ निकालते हैं वो, ठीक है। अब देखो ये थी हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी। क्या क्या थी हमारी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई इनमें क्या होती है, एक चमक होती है, यानी कि क्या होती है, इसकी शाइनिंग होती है इसकी में और मेटल्स की में। और सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, लस्टर्स, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कि ये कैसी होती है, मैलिएबल, है ना। तीसरा ये क्या होता है, डक्टाइल नेचर होता है इनका। चौथा हीट की कंडक्टर होती है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टर होती है। और क्या पढ़ा था हमने कि ये सोनोरस होते हैं, आवाज़ निकालते हैं, एक साइन होती है। तो ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। ये है हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हमने किसकी प्रॉपर्टी देखी, ये हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो, in the previous class you have learned that there are very few known metals as compared to metals, ठीक है। अभी मैंने दिखाया भी तुम्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर कि 118 एलिमेंट्स में से कुछ ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए सॉलिड, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कौन सा होता है, ब्रोमीन। जो एलिमेंट्स होता है हमारा वो किस फॉर्म, नॉन मेटल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारा, लिक्विड फॉर्म में होता है। अदरवाइज जो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं या तो सॉलिड होंगे या फिर किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल से नॉन मेटल की किस तरीके से अलग है ना। तो कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, इसको एक्टिविटी 3.7 में समझाया गया। कोयल और ग्रेफाइट या सल्फर और आयोडीन, ठीक है। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दे दी, लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो एलिमेंट्स लो, उनके सिंबल्स लिखो, टाइप्स ऑफ सरफेस लिखो, यानी कि भाई लस्टर्स होती है, हाँ, मतलब मेटल की कंपेयर में उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। हार्डनेस भी, है ना, हार्डनेस में अगर कोई सॉलिड है तो उसके अंदर हार्डनेस हो सकती है, अगर कोई नॉन मेटल्स गैस है तो उसके अंदर हार्डनेस नहीं होगी, है ना। मैलिएबिलिटी इसके अंदर क्या है, एज कंपेयर टू मेटल्स नहीं होती है। डक्टिलिटी भी, है ना, कंडक्शन भी नहीं करता ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। और ये आपस में जब एक दूसरे से टकराते तो आवाज़ भी नहीं निकलती। और इसके आगे हम आगे देखते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में क्या क्या बता रखा है इसके बारे में। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical property alone, as there are many exceptions for examples, है ना। अब देखो ये मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स में जस्ट अपोजिट होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी के, बट कुछ एक्सेप्शन भी तो हैं। केमिस्ट्री में तो हर चीज़ में क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे कि all metals except mercury exist as solid at room temperature, है ना। यानी कि हमारा जो Hg है, Hg मरकरी, है ना, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, ये हमारा मरकरी होता है, वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं हमारे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। हमने देखा था इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। हमने एक्टिविटी 3 किस में देखा था, 5 में देखा था लगभग,
कि इसमें जो भी क्या होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। बट जो गैलियम एंड सीजियम है ना, गैलियम GaGe गैलियम एंड जो क्या है सीजियम CS है ना, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट्स कैसा होता है गैलियम और सीजियम का, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन आवर पाम। और ये मेटल्स हैं, ये इतना कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट्स, इसको अपने पाम पे रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाते हैं, है ना। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए लस्सी, यस है ना। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होती है, चमक होती है। जबकि चमक की प्रॉपर्टी ज़्यादा किस में पाई जाती है, मेटल्स में। लेकिन आयोडीन यहाँ पे नॉन मेटल होते हुए भी क्या है भाई, इसके अंदर चमक होती है ना। कार्बन इज ए नॉन मेटल है ना, दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट फॉर्म, है ना। कार्बन के देखो आपने एलोट्रोप्स वगैरह पढ़े होंगे, है ना। तो डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया, ग्रेफाइट्स हो गया, ये किसके एलोट्रोप्स हैं, कार्बन्स के, है ना। फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप्स, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं, है ना। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो डायमंड है, ठीक है, किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल कम हार्ड होते हैं। बट जो डायमंड है एलोट्रोप ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ कार्बन का, वो क्या होता है कि बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और उसका वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो ये हो गया एक्सेप्शंस कि भाई नॉन मेटल होते हुए भी हाई मेल्टिंग और क्या रखता है, बॉइलिंग पॉइंट्स। ग्रेफाइट्स अनदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो ग्रेफाइट होता है, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि भाई नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। जो हम क्यों करता है ये, और एलोट्रोप्स क्या होते हैं, इसका हम डीप में स्टडी 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है। एल्कलाई मेटल्स, है ना। अब देखो एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, हमने कहा था कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं नेचर में, वो एसिडिक होते हैं, है ना, एसिड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, ये और जो ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो गए, ये क्या करते हैं कि ये ना वाटर सोल्यूबल इन बेस बनाते हैं, है ना। कि ये इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं जब उनको पानी में घोला जाता है तो ये वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, यानी कि पानी के अंदर घुल जाते हैं, है ना। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, यानी कि वो बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये आर सो सॉफ्ट दैट द कैन बी कट विद ए नाइफ। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये मेटल्स हैं लेकिन फिर भी इतने सॉफ्ट होते हैं तो उनकी नाइफ से की हेल्प से उनको काटा जा सकता है, और उनकी डेंसिटी है वो लो डेंसिटी एंड लो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये हमारे क्या है, सारे एक्सेप्शंस हैं, है ना। अब देखो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली classify as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो एक्टिविटी 3.8 है, वो क्या है हमारी, वो देखते हैं हम।
टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, कुछ सल्फर पाउडर लो और मैग्नीशियम रिबन लो। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, उसको बर्न करो। ये एक्टिविटी हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो एक डैजलिंग वाइट फ्यूम्स के साथ ये जलता है और एक हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है। ठीक है। कलेक्ट द एसिड फोम एंड डिजोल्व दैम इन वाटर, और इसको क्या करो, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसकी जो राख है उसको पानी के अंदर क्या करो, घोलो। अब क्या करो, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद द बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब उसके साथ क्या करो भाई, उसकी जो राख है उसको हमने घोल दिया। ठीक है। उसको एक ब्लू और रेड लिटमस पेपर लो और उसके साथ उसका क्या करो, टेस्ट करो। तो क्या होता है, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक है। तो क्या होगा कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है उसको जब हमने जलाया, Mg+O2 को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिली। और इसको हमने किस में डिजोल्व करेंगे, हम इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। ठीक है। जब हम इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई जो हमारा जो हमने पानी का गिलास लिया, ठीक है, और उसमें हमने किसको डिजोल्व कर दिया, हमारी जो राख थी उसको डिजोल्व कर दिया। ठीक है। तो राख को डिजोल्व करने के बाद हमने क्या करना है, उस सॉल्यूशन में एक हमने लेना है हमारा ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा हमने लेना है रेड लिटमस पेपर। ठीक है। और अब हमें देखना है कि भाई ये जो हमने लिटमस पेपर लिया था इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, कौन से कलर के लिटमस पेपर को ये किस में चेंज कर देता है। ठीक है। तो अगर कलर चेंज होता है तो हमें इसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो हमने पढ़ा था कि भाई जब अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में, और अगर बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने मेटल का ऑक्साइड लिया और इसके अंदर क्या करा, हमने लिटमस पेपर को डाला। सबसे पहले हमने रेड लिटमस पेपर को डाला। ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को डाला तो क्या हुआ, ये रेड लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये इसका नेचर कैसा है भाई, बेसिक नेचर है। और ब्लू लिटमस पेपर डाला तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है। अब यही सेम एक्टिविटी हम किसके साथ करेंगे, सल्फर के पाउडर के साथ, है ना। तो सेम करा तो उस सल्फर की जो भी सल्फर को जब बर्न करा तो उसकी फ्यूम को हमने इकट्ठा कर लिया, जो भी फ्यूम प्रोड्यूस हुई उसको क्या करा, सम वाटर टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड सेक, और उसको किस में भर लिया, टेस्ट ट्यूब में, उसको सेक करा और यही सेम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करा, ये टेस्ट करा। तो क्या होगा कि जो सल्फ़र के जलने के बाद में जो फ्यूम्स या जो सॉल्यूशन हमने वाटर डाल के उसके अंदर बनाया था उसको जब हम उसका एसिडिक और बेसिक नेचर टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को तो चेंज नहीं करता, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में चेंज कर देता है, रेड में। इसका मतलब जो हमारा मैग्नीशियम था, उसका मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड्स ने क्या करा कि एक ब्लू लिटमस पेपर को उसने किस में चेंज कर दिया, रेड में। रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, ब्लू में। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, जबकि सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स थे उसने क्या करा कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करा, उसने रेड में चेंज करा। इसका मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है ना। अब देखो
अब उन्होंने बोला कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, तो ये अभी मैंने ये इक्वेशन लिख के बताई और इससे पहले भी हम कई उसमें ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। इन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ। पोटेशियम या सोडियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर या कॉपर, है ना, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल और डक्टाइल, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। मैलिएबल और डक्टाइल क्या होता है कि पतली सी सीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो मैलिएबल, और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी या डक्टाइल बोलेंगे उसको। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है, कि भाई मेटल्स किसके साथ क्या रिएक्शन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ मेटल्स लेने हैं, नॉन मेटल्स लेने हैं और उसके आगे रिएक्शंस करानी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट वो आती है एक्टिविटी, या मैं बोल दूँ रिएक्शंस। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब मेटल्स को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो जैसे मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया था, अभी ये एक्टिविटी देखी थी, तो वो अपना क्या बना लेते हैं, करस्पॉन्डिंग अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि जब मेटल्स को बर्न किया जाता है एयर में तो क्या होता है ना। तो जैसे हमने देखा था 3.8 में, तो क्या था कि ये डेजलिंग वाइट फ्लेम्स के साथ जल रहा, मतलब डेजलिंग वाइट फ्लेम्स देता है जलते टाइम, और क्या होता है, ड्यू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। और क्या एयर से सारे के सारे मेटल्स हैं वो सेम मैनर में या सेम स्पीड से रिएक्शंस करते हैं। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसी हो फॉर एयर, है ना, एयर के साथ रिएक्शन सब एक साथ करें। कोई बहुत जल्दी कर लेगा, कोई बहुत धीरे करता है और कोई करता ही नहीं है। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 3.9, ठीक है। क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल, मतलब कुछ भी आपने जो सैंपल लिया है मेटल्स नॉन मेटल्स का, चाहे वो सोडियम, पोटेशियम, या आपने जो भी लिया, टेकन अबाउ विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, है ना। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। विच मेटल्स बर्न easily? What flame color did you observe when the metals burn? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen. Are the products soluble in water? है ना। तो देखो उन्होंने कि आप ये सारी एक्टिविटी करो कि कोई भी एक मेटल लो, उसमें देखो कि भाई वो कैसे, मतलब कितनी ईजिली बर्न हो जाता है या नहीं होता है, ठीक है। और जब वो मेटल जलता है तो उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है, और उस पर बर्निंग के बाद उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, और मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करो। ऑल द प्रोडक्ट्स, और देखो कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है जलने के बाद क्या सोल्यूबल है वाटर में या नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी हमें करनी है। तो क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो क्या होगा भाई, जब भी कोई मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बना लेता है, उसके करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड्स, ठीक है।
देखो क्या होता है, जब कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं ना, तो वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी सरफेस पे क्या हो जाती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, देखो आपके घर में जो कुकिंग वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई तांबे का मतलब फ्राई पैन है या उसका जो पैंदा है वो तांबे का बना हुआ है, तो जब हम उसमें कुछ पकाते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो पैंदा या जो फ्राई पैन का जो सरफेस था वो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। वो किसकी वजह से होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ कॉपर रिएक्शन करके, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जलाने में हेल्प करती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की वो क्या होती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो एल्यूमिनियम के बर्तन भी होंगे अपने घर में, ठीक है, जो शुरू में हम लेके आते हैं वो कैसे होते हैं, चमचमाते हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम में वो बर्तन क्या पड़ जाते हैं, डल पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे किसकी लेयर आ गई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की लेयर आ गई है, जो कि ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। अब याद करो हमने कॉपर मतलब सेकंड चैप्टर में पढ़ा है एसिड और बेस एंड सॉल्ट की रिएक्शंस में, कि कैसे कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो कॉपर है वो क्या बनाता है भाई, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है, मान लो Cu2O प्लस, किसके साथ रिएक्शन करेगा वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कॉपर ऑक्साइड का नेचर बताओ कैसा होता है, कॉपर क्या है, मेटल है ना, एक तरीके का मेटल, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है भाई, बेसिक होता है। और HCl कैसा होता है, एसिडिक है। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस साथ में क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही यहाँ पे बनेगा, CuCl2 बन जाएगा और प्लस वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग सोल्ट बनाते हैं। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बट सम मेटल्स ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, है ना, एटसेट्रा, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 हो गया और ZnO जिंक ऑक्साइड हो गया, इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है, यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, है ना। सच मेटल्स ऑक्साइड्स विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। अब देखो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं और जो जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है उसका, वो सॉल्ट के, वो बेस के साथ रिएक्शन कर भी सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और दोनों के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे Al2O3 यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करी, उसने एसिड के साथ, तो करस्पॉन्डिंग उसका क्या बना, सोल्ट बना, और साथ में क्या बना, वाटर बना। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम ने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में कैसा है, बेसिक नेचर होता है इसका, तो इससे भी करस्पॉन्डिंग उसने क्या बनाया, सोल्ट बनाया और साथ में वाटर निकला। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं कि जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों और दोनों के साथ वो क्या कर सकता हो, रिएक्शन कर सकता हो, है ना। अब देखो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। देखो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, हमने कहा बेसिक होता है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो जो सोल्यूबल होते हैं ना, जो बेसिक ऑक्साइड्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई बोला जाता है। और इस एग्जाम्पल हो गया सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एल्कलाई, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं या वाटर सोल्यूबल बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। तो एल्कलाई का एग्जाम्पल पूछे तो भाई कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, एल्कलाई के। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है हमारा, वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9, है ना, क्या था हमारा 3.9 एक्टिविटी देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, हमने मतलब क्या करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराई थी, है ना। दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, है ना। तो हमने देखा था कि भाई सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सेम रेट से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करती है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रेरियसली दैट दे कैच फायर इफ कैप्ट इन द ओपन, है ना। अब देखो क्या होता है, जब हम पोटेशियम और सोडियम, देखो तो केमिस्ट्री लैब में कभी अभी 11th-12th में होगे तुम लोग तो जाओगे, तो क्या होगा, कभी भी सोडियम को खुला नहीं रखा जाता है, वो किस में डिप करके रखा होता है, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत जल्दी वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है, और उस एक्जोथर्मिक जब क्या होता है कि जब सोडियम और कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन जलाने में उनको हेल्प करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिएक्शंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उसके अंदर से। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो खुद जल जाती है, खुद जलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आग पकड़ लेती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये आग पकड़ लेता है। हैंस टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर कैप्ट, उनको किस में रखा जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कैरोसिन में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखो जो ये मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं, ऑक्साइड्स की लेयर। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशंस। अब देखो जितना मतलब एल्यूमिनियम का हम कोई बर्तन लेके आए, बहुत क्लीन बहुत चमकता हुआ था, लेकिन थोड़े दिन बाद वो क्या पड़ गया, काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ क्या बना ली है, लेयर बना ली है मेटल ऑक्साइड की। अब उसके ऊपर जो सारा मतलब ऊपर ऊपर जो ब्लैक कलर आ गया है वो ऑक्साइड की थिन लेयर की वजह से है। तो जो अंदर का एल्यूमिनियम होता है ना वो उससे क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग पुट आयरन बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेरियसली वहन स्प्रिल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आयरन ना क्या होता है कि बर्न नहीं करता है जब हम उसको हीट करते हैं तो। ठीक है, बट जो आयरन फीलिंग्स होती है ना वो क्या कर जाती है, बर्न कर जाती है ना। इसी तरह से कॉपर कॉपर बर्न नहीं करता है, बट द हॉट मेटल्स इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स। अब देखो कुछ कुछ तो क्या हो जाते हैं भाई, बर्न कर जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम था वो हमारा बर्न कर गया था। ठीक है, सल्फर था वो हमारा बर्न कर गया था, नॉन मेटल। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जो बर्न नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसे कॉपर है, कॉपर बर्न नहीं करेगा, उसके ऊपर मैंने क्या कहा था, एक क्या आ जाती है, कोटिंग्स आ जाती है, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, क्योंकि वो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो तो बिल्कुल भी क्या नहीं करते, ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं करते हाई टेम्परेचर के अंदर भी। तो इसीलिए तो जो गोल्ड होते हैं उसके गहने, गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि भाई जो गहने हैं वो चमचमाते रहते हैं, है ना, काले वगैरह नहीं पड़ते। सिल्वर और गोल्ड हैं वो नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं हम, वो वाले मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी किसी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करते। अब देखो एक प्रोसेस है इसमें जिसको हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एक थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है मोटी। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, जब ये एयर के संपर्क में आता है तो क्या करता है, एक मोटी लेयर बना लेता है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिडेंट टू फर्दर कोरोजन, और इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो लेयर आ जाने से उसका फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा कोरोजन ना हो इसका, इसके लिए इस लेयर को और ज़्यादा मोटी बना दिया जाता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। ठीक है, मेड द एनोड एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम का आर्टिकल्स है जिसके ऊपर हमने क्या चढ़ानी है, कोटिंग चढ़ानी है। ठीक है, तो उसको क्या बनाया जाता है कि मान लो इस तरीके का कोई हमने क्या लिया, एक बीकर या एक बर्तन लिया। ठीक है, इसमें एक होता है हमारा एनोड, एक होता है कैथोड। तो जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी होती है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड, और दूसरे को क्या बनाते हैं, कैथोड। और इसमें किसका सॉल्यूशन भरा रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन भरा रहता है। द ऑक्सीजन गैस इवोल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना वो क्या होगी, इवोल्व होती है यहाँ पे। ठीक है, और वो किससे, जो एनोड पे जो हमारी एल्यूमिनियम की एनोड है उससे क्या कर लेती है, वो रिएक्शंस करती है। ठीक है, रिएक्शंस करती है तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्साइड्स की एक मोटी लेयर चढ़ जाती है, और दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसको कोरोजन से या उसका कलर मतलब उसका डिग्रेडेशन से हम मेटल्स को बचा सकते हैं। ये होती है एनोडाइजिंग, है ना। एनोडाइजिंग में क्या होता है मेनली कि जो हमारा मेटल्स है उसके ऊपर एक थिक लेयर चढ़ाई जाती है ऑक्साइड्स की, उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स की। ठीक है, और जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है उसको क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ना वो कहाँ कहाँ जाके रिएक्शन कर लेती है, जो एनोड जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बना लेती है। ठीक है, After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metals taken here, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब सोडियम मेटल्स को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुला छोड़ दो तो वो खुद ही आग पकड़ लेता है ना। और जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो तो ऐसा है नहीं कि एकदम से आग पकड़ लिया उसने, नहीं, वो थोड़ा कम विग्रेरियस या एक्जोथर्मिक होता है ना। दैट इज नॉट एज रिएक्ट एज सोडियम, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ, मतलब बर्निंग भाई जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम कम विग्रेरियसली जलता है जबकि जो सोडियम होता है वो एकदम से धमाका करता है। तो यही क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है ये जानने के लिए कि भाई किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी
कम है। तो आगे भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है हमारी एक्टिविटी, आगे दे रखी है। अब हमें देखना है, ये तो थी हमारी मेटल की ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शंस, है ना। अब इसके बाद आता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी दे रखी है 3.10। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है एक्टिविटी में, इसमें क्या है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल्स इन द एक्टिविटी 3.9। 3.9 में जो लेड, कॉपर और आयरन हमने लिया था वो सेम लेना है। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर से भर दो उस बीकर को और उसमें इन सब मेटल्स को डाल दो। विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब क्या करना है इसमें, देखो मैं वैसे समझा देती हूँ कि इसमें एक बार हमने क्या लेना है, कोल्ड वाटर बिल्कुल ठंडा, फिर एक में उबलता हुआ पानी लेना और एक में स्टीम लेनी है और डिफरेंट मेटल्स की इसके साथ रिएक्शन करवा के देखनी है कि कौन सा रिएक्शन करता है कितनी जल्दी और क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये है हमारा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया स्टीम्स के लिए कि यहाँ पे ऊल ली है, उसको पानी से मतलब ऐसे उसको पानी में डिप करके और यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हीट लगा मतलब बर्नर जला दिया ताकि ये जो वाटर है ऊल के अंदर वो किस में कन्वर्ट होता जाए, वेपर में, और ये किससे यहाँ पे मेटल रखा होता है तो ये मेटल से रिएक्शन कर ले और हम अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर लें कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड्स, ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले मेटल ने रिएक्शन करी वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया उसने, और जब ये ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, तुरंत रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है, किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। मेटल क्या करेगा, सबसे पहले वाटर के अंदर क्या है H+ और OH- है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहता है, तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स और क्या बना लेगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं ये। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज ए सो वायलेंट एंड एक्जोथर्मिक दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये अपने करस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में, और ऑक्साइड्स में जैसे ही कन्वर्ट होंगे तो फिर तुरंत ऑक्साइड्स किससे रिएक्शन करेंगे, हमारे दोबारा से वाटर से रिएक्शन करके, और ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती है। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और इस हीट की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है ना, वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस खुद जलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक धमाका या फिर एक बहुत जल्दी, या मैं कह दूं कि आग पकड़ लेती है ये रिएक्शंस। ठीक है,
Then the reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. यहाँ पे जब हम कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो बनता तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या आग पकड़ ले, तो इसलिए ये कम बॉयलेंट होती है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, साथ में मतलब हल्की हल्की धुआं सी हल्के हल्के से फ्यूम्स निकलते हुए दिखते हैं, और कैल्शियम जो मेटल्स होता है वो उसके ऊपर क्या होता है, तैरता है। ठीक है, क्यों तैरता है, क्योंकि जो ये कैल्शियम है ये किसकी सरफेस पे जाके बैठ जाता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्लोट भी करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मैग्नीशियम है ना, ये बिल्कुल भी किससे रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर से। ये किससे रिएक्ट करेगा, इसके लिए हमें गर्म पानी ही चाहिए, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface, और ये भी फ्लोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे बैठ जाने की वजह से। Metals like aluminium, iron और zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steams to form the metal oxide and hydrogen। अब देखो भाई, कैल्शियम जो हमारा सोडियम और पोटेशियम था वो तो बहुत जल्दी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है और एकदम से धमाका होता है, मतलब फायर कैच कर लेता है, जबकि कैल्शियम है वो कोल्ड से नहीं करेगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें, मतलब कैल्शियम मतलब रिएक्शन कर लेगा कोल्ड से, बट वहाँ पे कोई हीट रिलीज नहीं होगी। जबकि मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, वो कोल्ड से करेगा ही नहीं, वो उसके लिए क्या चाहिए, हमें गर्म पानी चाहिए। जबकि हम बात करें आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह की, तो वो ना ही कोल्ड से करते ना ही हॉट से, उनके लिए हमें वाटर स्टीम चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन करेंगे और अपना करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम समझेंगे आगे, हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो उसके बेसिस पे ये रिएक्शंस करते हैं। और कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये लेड वगैरह, ये तो रिएक्शंस करते ही नहीं है, चाहे कोल्ड वाटर लो, चाहे स्टीम वाटर लो, चाहे बॉइलिंग वाटर लो, कैसा भी वाटर लो, तो ये आपस में क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, या ये वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं, what happens when metals react with acids। क्या होता है कि जब मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल्स, तो क्या होता है। देखो हम पहले भी पढ़ चुके पहले के चैप्टर में कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो सोल्ट और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू क्या समझा रखा है इसमें। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी क्या है 3.11, इसमें क्या करना है, कलेक्ट द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है, उसके अलावा कोई भी सैंपल लो। इफ़ द सैंपल्स आर टर्निश रब दम, अगर उसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको रब कर लो। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स की हेल्प से। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, जिसके अंदर क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है। सस्पेंड, उसके अंदर क्या डाल दो भाई, थर्मामीटर डाल दो, ताकि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है तो वो भी हम क्या कर सकें, नोट कर सकें। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और कितनी जल्दी जल्दी फॉर्मेशन हो रही है बबल्स की, ये भी नोट करो। विच मेटल्स रिएक्ट विग्रेरियसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, with which metal did you record the highest temperature, arrange the metals in decreasing order of reactivity with dilute hydrochloric acids, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो देखो
हमें पता है कि राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, है ना। तो उसके लिए हमने क्या लिखनी है, हमने एक रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। तो क्या है रिएक्शंस, किस किस के साथ लिखनी है, इसमें दे रखा है कि किस किस के साथ लिखनी है, हमने लिखनी है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रही है इसकी, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, है ना। उसके साथ आयरन के साथ भी लिखनी है और साथ में एल्यूमिनियम के साथ भी है शायद, हाँ एल्यूमिनियम के साथ भी लिखनी है इसकी रिएक्शंस, ठीक है, लिखिए। तो ये करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, ये भी इसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट और साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। ये भी इसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी हमारी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये है इनकी रिएक्शंस, ठीक है। जब ये कोई भी मेटल्स किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द क्या होता है, मेटल्स किसी भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एक ऐसा एसिड है जिसके साथ मेटल्स रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो एजेंट का काम क्या होता है कि भाई किसी भी काम को करने वाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एजेंट जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो एजेंट दूसरों का काम करता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस वाटर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, जब HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी मेटल की, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में, वो चाहे N2O हो, NO हो या फिर NO2 हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2 गैस। अब कुछ एक्सेप्शन भी है कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, HNO3 के साथ, और वो क्या दे देंगे, हाइड्रोजन गैस दे देंगे। अदरवाइज ऐसी कोई मेटल नहीं है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या देती हो, हाइड्रोजन गैस देती हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्म ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखो जब हमने ये एक्टिविटी करी तो हमें पता चलेगा कि जो बबल्स निकल रहे हैं वो जल्दी जल्दी किस में निकल रहे हैं, मैग्नीशियम में। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्जोथर्मिक इन दिस केस। इस केस में क्या होता है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक हो जाती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, और फिर किसकी होती है, Fe की। तो मैग्नीशियम होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर होता है, इसलिए वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है और उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज।
कॉपर के केस में तो क्या होता है कि भाई ना ही कोई बबल बनते और टेम्परेचर भी अनचेंज रहता है। टेम्परेचर चेंज हुआ है इसका पता हमें कैसे चलेगा, हमने उसके अंदर क्या डाला हुआ है, थर्मामीटर। इसका मतलब ये शो करता है कि कॉपर ने तो किसके साथ, एसिड के साथ क्या नहीं करी, रिएक्शन ही नहीं करी। ठीक है, अब देखो एक है सॉल्यूशन एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया का मतलब होता है रॉयल वाटर। इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि सारी की सारी मेटल्स क्या है, रिएक्शन नहीं कर पाती एसिड्स के साथ। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे 3:1 में लिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और इसको ही हम इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स। और ये जो एक्वा रेजिया होता है ना, ये अपने अंदर गोल्ड जैसी मेटल को भी क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, जो किसी के साथ भी रिएक्शंस नहीं करती। और जो एक्वा रेजिया का नेचर होता है वो हाईली कोरोसिव होता है। और एक ये फ्यूमिंग लिक्विड्स होता है कि इसके अंदर से फ्यूम्स निकलती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक रिएजेंट है जो अपने अंदर किसकी एबिलिटी रखता है, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है, घोल लेता है। या इसकी सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम भी अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं और वो घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखो हाउ डज मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट्स। ठीक है, जब मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स किसके साथ, अदर मेटल्स के साथ, उसके सोल्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या है कि हमने क्या करना है कि लेना है हमने सबसे पहले कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड 2 सॉल्यूशन लेना हमने सबसे पहले। ठीक है, एक में हमने लेना है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और एक में हमने लेना है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये किसका है, आगे देखते हैं हम क्या है। और इसके अंदर क्या क्या डालना है, आयरन्स की नेल डालनी है कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, और इसको 20 मिनट के लिए पड़े रहने देना है। देखो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सोल्ट है, मान लो ये कॉपर और प्लस किससे मिलके बना होता है, H2SO4 की रिएक्शन से, एसिड से, तो सोल्ट बन गया उसका। तो उसके सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, देखो ब्लू ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, नेल्स डाल दी आयरन्स की और उसको 20 मिनट के लिए पड़ा रहना। तो उसके बाद ऑब्जर्व करो, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज हकर्ड। और एक में क्या ले लो भाई, एक में हमारा क्या ले लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, और दूसरे में क्या ले लो, हमारा इसके अंदर आयरन सल्फेट ले लो। ठीक है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, तो क्या होता है कि अब ऑब्जर्व करो कि किस में रिएक्शंस हुई थी। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, और ये इसके अंदर क्या है, दूसरे के अंदर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो ये नील्स है ऐसे के ऐसे है, जबकि यहाँ पे ये नील्स देखो क्या हो गई, हल्की हल्की क्या हो रही है, पतली हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर तो कोई रिएक्शंस नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। यानी कि जो आयरन नेल्स है ना, वो उसने क्या कर दिया, ये जो कॉपर सल्फेट इसका सॉल्यूशन था, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि जो कॉपर की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू Fe कम होती है, जबकि आयरन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में, इसमें तो रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। ठीक है, अब देखो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमने 2 तरीके के सॉल्यूशन लिए थे, एक कॉपर सल्फेट का, एक फेरस सल्फेट का। तो फेरस सल्फेट जो आयरन होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू, देखो अब ये रिएक्शंस हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी पढ़ी है कि एक में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और आयरन डाला उसके अंदर, दूसरे में हमने FeSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने क्या करा,
डालें, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ पे कॉपर, ठीक है। जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू FeSO4। तो कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई ये Fe को यहाँ से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं होगी। तो Fe मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ठीक है। सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कोई ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, कोई कोल्ड मतलब हॉट वाटर से भी नहीं करता और कोई स्टीम वाटर से करता है। तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। We check the reactivity of various metals with oxygen, water और acids, जो कि हम कर चुके हैं पहले ही। But all metals do not react with these reagents, so we were not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity, ठीक है। तो देखो सारे की सारी मेटल्स तो रिएक्ट करती नहीं है हर चीज़ से, तो हम उनको उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी में नहीं अरेंज कर सकते इस बेसिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडी इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। It is simple and easy. If metal A displace metal B from its solution, it is more reactive than B। देखो ये मेटल A है और सोल्ड सॉल्यूशन है मेटल B का। तो अगर सोल्ड सॉल्यूशन ऑफ मेटल B में से B को डिस्प्लेस कर देता है A, तो इसका मतलब A की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू B क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन की एक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये है यहाँ पे द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो अब हमें बहुत सारे मेटल्स हैं, है ना, तो अब हम ऐसे सारों के साथ तो रिएक्शन करा के देख नहीं सकते कि भाई कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, है ना। तो क्या होगा कि पहले बहुत सारे क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और उनके बेसिस पे उनकी रिएक्टिविटी डिसाइड की गई और उसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज दी, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ऊपर वाले मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बीच और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स होते हैं वो तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये कैसे होते हैं, आयरन वगैरह ये मॉडरेट और रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, Ag और फिर गोल्ड सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी सीरीज इसकी मेटल्स की। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख सकते हो। वाई इज सोडियम कैप्ट इन केरोसिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है। आयरन विद स्टीम्स, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन की स्टीम्स के साथ क्या बनाएगा, बस उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बन जाता है। इसी तरह कैल्शियम और पोटेशियम की भी वाटर के साथ, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड बना देता है, कैल्शियम बनाता है पर हीट नहीं निकलती है। अब ये कुछ दे रखे हैं मेटल्स ABCD मेटल्स हैं और उनकी कुछ रिएक्शंस दे रखी है, उनके बेसिस पे हमने उनकी रिएक्टिविटी क्या करनी है, अरेंज करनी है। देखो आयरन सल्फेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ गया, आयरन सल्फेट में A के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसने डिस्प्लेस कर दिया आयरन सल्फेट को, फिर इसमें भी नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, इसमें भी रिएक्शन नहीं, ये भी रिएक्शन नहीं, यहाँ भी रिएक्शन नहीं।
इसी तरीके से देखो सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे दे रखा है, ये लिस्ट दे रखी है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो देखो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर हम देखें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और फिर क्या है Fe, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई ये आयरन सल्फेट को भी क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है आयरन सल्फेट के। तो यहाँ पे कौन हो सकता है, आयरन सल्फेट से भी ऊपर, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। भाई ये आयरन को भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड की भाई, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट में भी ये डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसके बाद इसकी जिंक सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर इसकी, और फिर सिल्वर नाइट्रेट की। इस तरीके से व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अरेंज द मेटल्स A B C D। तो सबसे बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, है ना। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रो, ये सब हम देख चुके हैं क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व दैट जिंक एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जिंक क्या करता है, आयरन सल्फेट का रिप्लेसमेंट कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट्स करते हैं ये अब हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट्स में, ठीक है। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जान ली है इसकी, अब इसके अगले चैप्टर, अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे हम आगे का पार्ट।